हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज 3D ज्योमेट्री। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है 2D ज्योमेट्री, लेकिन ये तो पढ़ा था हमने 10th स्टैंडर्ड में, और 11th स्टैंडर्ड में हम 3D ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक सजेशन इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी तरफ से कि अगर आपको 3D में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, बेसिक्स ऑफ 3D की मैं बात करूं, तो आप 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर है, मेरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट लेक्चर सिर्फ आप देख लेना, उसमें सारा बेसिक्स मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, उसको एक बार देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो लेक्चर आप देख लोगे तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो बेसिक्स हैं ज़रूरी हैं, ठीक है, 3D ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली स्टार्ट करने से पहले क्या हम जानते हैं 2D ज्योमेट्री क्या होता है? ठीक है, हम सब जानते हैं सर। ठीक है, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी जहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशंस की बात होती है। जैसे हमने जितने भी फिगर्स पढ़े होंगे, रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जितने भी पढ़े, सब क्या बात करते थे, हम एक प्लेन पे बात करते हैं और सिर्फ 2 डायमेंशन से सारी चीज़ें फिक्स हो जाती थी। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को बोलता हूँ कि लेट बी दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये तो हम सब जानते हैं। ये हॉरिजॉन्टल क्या होती है? ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, इसको हम एक्स, ये ओ एंड दिस इज एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक्स ओ एक्स डैश है। ठीक है, और वाई ओ वाई डैश इज योर वाई एक्सिस सिंपली। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक्स और वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसको हम 0,0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस 2D ज्योमेट्री में क्या होता था सिंपली कि भाई मेरे पास कोई भी एक पॉइंट होता है, लेट भी मैंने बोला सर ये पॉइंट है मेरे पास 3,4। ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास 3,4। ठीक है, तो इसको देखो, इस पॉइंट को फिक्स करने का या इस पॉइंट तक जाने का मेरे पास कितने रास्ते हैं सर? एक काम करता हूं, मैं ओरिजिन से 3 यूनिट अगर एक्स एक्सिस में जाता हूं एंड देन 4 यूनिट जाता हूं वाई डायरेक्शन में। ये 3 यूनिट में गया एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट गया मैं वाई डायरेक्शन में, देन यू रीच एट ए पॉइंट 3,4। ठीक है, या फिर इस पॉइंट को फिक्स करने का तरीका कि भाई 3 एक्स एक्सिस में जाओ और 4 जाओ वाई डायरेक्शन में, ये जो पॉइंट है ये फिक्स हो गया 2 डायमेंशन से। सिर्फ 2 डायमेंशन में मैंने मूव किया और मेरा एक पॉइंट क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं 2D ज्योमेट्री। हम क्या पढ़ते हैं? 2D, सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करते हैं किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए, दैट बिकम योर 2D। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब बात ये आती है कि सर मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया यहाँ पे, इट्स ओके। अब अगर मैं इसके बाहर कोई पॉइंट लूँ, या फिर जो मेरा रूम है, जो मेरा क्लासरूम है, कहीं पे भी बात करो आप, मैं एक पॉइंट लेता हूँ बाहर, जैसे मैंने मार्कर उठा लिया, मुझे इस मार्कर को फिक्स करना है, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है एक तरह से, तो मैं कैसे बताऊंगा? ध्यान से देखो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरा मार्कर यहाँ पे है तो मैं एक्स एक्सिस में या जाऊंगा, वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, लेकिन यहाँ जाने से भी मेरा मार्कर फिक्स नहीं हुआ। ये मार्कर यहाँ घूम रहा है ना, एक्स वाई में जाओ, अब कैसे फिक्स करोगे? ये आगे पीछे तो कितना भी हो सकता है ना, इतना जाने के बाद भी। सो फॉर दिस हमें इससे बाहर भी निकलना पड़ेगा, यानी हमें एक तीसरी एक्सिस में भी, तीसरी डायमेंशन में भी मूव करना पड़ेगा इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो आपके रूम पे कोई भी एक कंपोनेंट उठाना, ठीक है, जैसे लाइट बल्ब हो सकता है मेरा, ठीक है, जो एलईडी लगी होती है नॉर्मली हमारे घर में, या फिर आप सीलिंग फैन की बात कर सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट, डजंट मैटर, जो भी हो, उसको मुझे क्या करना है, एक किसी भी कॉर्नर को ओरिजिन मैंने कंसीडर करना है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट को फिक्स करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करोगे? देखो, एक मैंने छोटा सा मॉडल बनाया, देखो ये है मेरे पास, ठीक है, 3D। अब इसको आप एक रूम की तरह कंसीडर करो कि ये मेरा रूम है और ये वाला मेरा कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ये मार्कर है, जैसे इस मार्कर को कैसे फिक्स किया जा सकता है? ठीक है, अगर ये इसके ऊपर होता ना कोई भी पॉइंट, लेट ये है, तो मेरे लिए ईजी है सर कि इस डायरेक्शन में इतना जाओ, फिर इस डायरेक्शन में इतना जाओ, ये पॉइंट हो गया फिक्स। लेकिन अब मैंने इसको इससे ऊपर उठा दिया, ठीक है, फिर क्या हो गया? मुझे तीसरी डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ेगा। सो किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए इन स्पेस में अगर किसी पॉइंट को फिक्स करना है तो मुझे एटलीस्ट क्या चाहिए? 3 डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2D मेरे पास एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, बट इन केस ऑफ 3D जो मैंने फिगर बनाया, वी हैव 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। द फर्स्ट वन इज योर एक्स एक्सिस, इन जनरल हम इसको इससे करते हैं, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। सिमिलरली ये एक्स है तो इसके अपोजिट साइड दिस बिकम योर एक्स डैश, और तीनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती है वो होता है सर मेरा ओरिजिन। सिमिलरली हम इसको ओ से ही डिनोट करते हैं, दिस इज 0,0,0। ये कैसे ही बाद में करते हैं। ठीक है, दिस इज वाई, सिमिलरली दिस इज योर वाई डैश, दिस इज जेड एंड दिस बिकम योर जेड डैश। अब कुछ बच्चे इस जेड को जी भी बोलते हैं, नए वाले, ठीक है, पुराने वाले तो जेड बोलते थे, इट्स ओके, बट जो दिल करे बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इसको छोड़ो, मैथ्स पढ़ो। तो हम क्या बात कर रहे थे? इन 3D वी नीड 3 डायमेंशंस टू फिक्स ए पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली जैसे
ये मैंने 3D फिगर बनाने की कोशिश की, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश मैं आपको करूँगा, कुछ एक छोटा सा मैंने मॉडल बनाया हुआ है। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप 11th स्टैंडर्ड वाली चीज़ें देखो, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने करवाया बहुत अच्छे से शानदार समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 3D में क्या होती है, 3 एक्सिस होती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन हो जाता है। एज यूजुअल दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर हमने एक्स और वाई तो ऐसे बनाया हुआ है, क्यों ना हम जेड को ऐसे बनाएं, यानी इसके जो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस, ये हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, हम यहाँ से दिखा सकते हैं इस मॉडल से सिमिलरली, ठीक है। कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस, देन दिस इज योर जेड एक्सिस, ये सुनो, यस, ठीक है। तो हम नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस को क्या लेते हैं, जैसे अगर मैं रूम की बात करूँ, ठीक है, तो रूम का जो मेरा ग्राउंड होगा नीचे का, ठीक है, वहाँ की जो मेरी लेंथ और ब्रेथ होगी, एक तरह से मैं रूम की बोलूँ, उनको हम एक्स और वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, और जो मेरी हाइट होती है रूम को, उसको हम जेड एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं। तो दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सिमिलरली, ठीक है, क्लियर। और ये नॉर्मली जो होती है एक्स वाई और जेड एक्सिस, इन जनरल हम कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड, क्लियर। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो इसका फिगर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, चीज़ें क्लियर, ओके। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब ध्यान से देखो कि और चीज़ें क्या सीखते थे, एक्स वाई और जेड एक्सिस समझ में आ गई। अब ये वाला जो एक प्लेन दिख रहा होगा आपको, यस सुनो, यस, इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वाई एक्सिस जो है इसी प्लेन से जा रही है, और एक मेरी एक्स एक्सिस ये भी इसी प्लेन के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने ये बोला, ये वाला प्लेन जो मेरा बीच का पार्ट जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला तो ये एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, सिमिलरली दिस इज योर वाई एक्सिस। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं इसको वाई बोलूँ एक्स बोलूँ, ये इसी प्लेन पे रह रही है हमेशा, और जिस प्लेन पे एक्स और वाई एक्सिस होती है उस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्स वाई था, तो मैंने इसको क्या बताया, मैंने आपको बताया था ना कि इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं इन 2D केस। सो दिस एक्स वाई इज योर द सेम एज दिस वन, ठीक है। तो इस प्लेन को उठा के अगर मैं ऐसे रख दूं तो दिस लुक लाइक समथिंग दिस, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट थिंग, अब सिंपल से देखो, यहाँ पे क्या है सर, ये जेड एक्सिस है, और अब इस वाले प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले प्लेन पे क्या क्या दिख रहा है आपको, सर एक मुझे जेड एक्सिस दिख रही है और एक्स एक्सिस तो इस पे है ही है, इट मीन दिस इज योर एक्स जेड बोल दो या जेड एक्स प्लेन बोल दो, एक ही बात है, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। एंड द लास्ट थिंग, एक प्लेन और बच गया, कौन से वाला, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइजेशन लगेगा, देखो ध्यान से, इसमें समझा देता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला जो पार्ट था, ये पूरा पार्ट चारों तरफ जो दिख रहा है, दैट्स योर एक्स वाई प्लेन, क्लियर। अब मैंने बोला कि दिस इज योर जेड एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, सो ये वाला प्लेन जो है, ठीक है, ये मेरा बन जाएगा एक्स जेड, जहां पे एक्स और जेड एक्सिस होगी, ठीक है। एक बच गया ये वाला, तो ये एक्सिस कौन सी है, वाई, ये कौन सी है, जेड। तो जहां वाई और जेड होगी उसको क्या बोलेंगे, यानी ये वाला जो प्लेन बनेगा दैट इज योर वाई जेड प्लेन। क्या चीजें क्लियर है, यस और नो, यस। तो इन केस ऑफ 3D चीजें क्लियर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि इन केस ऑफ एक्स वाई प्लेन, मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तो मैंने बता दिया कि दिस इज एक्स और वाई, क्योंकि ये 2D की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब हम बात जब 3D की करेंगे तो मैं सिंपली अगर कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यही वाला पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन, तो मुझे एक्स डायरेक्शन में इतना जाना है, देन वाई डायरेक्शन में इतना जाना है, इस पॉइंट को मैंने कर दिया फिक्स। तो अब मैं आपसे पूछूं जेड डायरेक्शन की क्या हालत है, तो भाई ये ओरिजिन है, इससे जब मैं ऊपर उठूंगा या इसके नीचे जाऊंगा तब बात होगी जेड डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट पे यानी यहां पे जेड एक्सिस कितनी रहेगी, इट इज ऑलवेज 0, ठीक है। सिमिलरली जैसे क्या हो रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट क्या है, तो मेरा आंसर होगा सर 3x डायरेक्शन में जाना है और y डायरेक्शन में गए नहीं, मतलब y तो 0 है। सिमिलरली इन केस ऑफ 3D कि अगर मेरे पास इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक पॉइंट होगा, लेट बी दिस इज द पॉइंट, सो मुझे क्या करना है, ओरिजिन से मैं कहाँ गया, एक्स डायरेक्शन में इतना गया, देन वाई डायरेक्शन में मैंने इतना मूव किया, दिस पॉइंट इज योर एक्स कोमा वाई, सो व्हाट अबाउट जेड, जेड इज बिकम 0 है, ठीक है। तो इन एक्स वाई प्लेन योर जेड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इन 2D इन योर एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन वाई एक्सिस क्या होता है सर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ होता है कि एक्स वाई प्लेन पे जेड 0, तो अब मुझे बताओ वाई जेड पे क्या होगा, सर एक्स नहीं दिख रहा मतलब एक्स 0 है, और एक्स जेड पे क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, द इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन,
ये मेरे डिफरेंट प्लेन्स की क्या हो गई, इक्वेशंस हो गई। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। और ऑक्टेंट वाली बात देखो हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हम 2D में मेरे पास क्या होता है, जैसे 4 क्वाड्रेंट आर देयर, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। फर्स्ट में क्या होता है सर, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं सर, नेगेटिव हो जाते हैं। एंड इन द फोर्थ वन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या है कि कौन से कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैंने 3,4 लिखा था, हमें पता है दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। सिमिलरली इन केस ऑफ 3D वी हैव ऑक्टेंट। कितने होते हैं ये देखो, उसी के लिए मैंने सिर्फ ये बनाया, ठीक है। मेरे पास टोटल कितने प्लेन्स हैं, देयर आर 3 एक्सिस इन 3D। हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर, 3 प्लेन्स आर देयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वी कैन से। यहाँ पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है मेरे पास, क्लियर। यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है मेरे पास एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इज आल्सो देयर, ठीक है। सिमिलरली इस बात को आप इससे आराम से समझ सकते हो, ठीक है। कि एक प्लेन मेरा ये वाला, ठीक है, जो बीच का पार्ट है ये वाला, एक प्लेन ये वाला हो गया और एक प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है। 3 प्लेन बन रहे हैं और तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स आ गया, दैट इज योर एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। इक्वेशन मैंने बता दी, एक्स वाई की पूछोगे तो जेड मिसिंग है मतलब जेड इक्वल टू 0, वाई जेड में एक्स मिसिंग है मीन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स जेड में वाई मिसिंग है मतलब वाई इज इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इस चीज को ध्यान से समझो कि देखो 4 रूम दिख रहे हैं, 4 रूम्स आर यहाँ पे है और 4 रूम्स ही इस प्लेन के ऊपर है, यस और नो, यस। मतलब टोटल 8 रूम्स आर देयर और इन्हीं 8 रूम्स को बोलते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। तो एज जैसा मेरा क्वाड्रेंट में सिंबल्स थे तो मेरे ऑक्टेंट में सिंबल कैसे होते हैं, इट्स वेरी इजी। कैसे, देखो ध्यान से। अब अगर मैं बात करता हूं टॉप फ्लोर की बात कर लेते हैं। अगर ये मेरा ओरिजिन है तो जेड एक्सिस अबव दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो, यस। यानी जेड एक्सिस इस ओरिजिन से ऊपर हमेशा क्या रहेगी, मेरी पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है। अब ऊपर देखो, मैं जेड एक्सिस को पॉजिटिव लिया, अब मैं चारों रूम पे आ गया। इन चारों रूम के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्स वाई के हिसाब से यही होगा, ये ऐसे है और ये कुछ ऐसे। देखो ये एक्सिस है जो बाहर निकल रही है, जेड एक्सिस। तो मैं इसके बाहर की अगर बात करूंगा तो जेड इज पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दिस इज प्लस प्लस, तो मैं बोलता हूँ प्लस प्लस एंड प्लस, दिस इज योर फर्स्ट ऑक्टेंट। माइनस प्लस एंड प्लस, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, दोनों प्लस सर। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, ऑक्टेंट की जब बात करेंगे तो इन द फर्स्ट ऑक्टेंट जेड एक्सिस इज ऑलवेज, फर्स्ट 4 ऑक्टेंट जेड एक्सिस क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो बस आपको क्या करना है, सबके साथ एक पॉजिटिव साइन लगा देना है फॉर द जेड एक्सिस, सिंपल। यानी दिस इज सारे प्लस होंगे, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस प्लस। दिस इज फर्स्ट 4 ऑक्टेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द नेक्स्ट 4 इज सिंपली इस प्लस को रिप्लेस कर दो माइनस से, क्लियर, ठीक है। ये हम 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन कर चुके हैं, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और उम्मीद मैं करता हूं कि ये आपको पता भी होगा, सिंपल। सो दैट्स सो ये मैंने 2D और 3D के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, प्लेन्स वगैरह के बारे में, और ये बहुत बेसिक्स हैं, होप शो आपको आता होगा, ठीक है। और नहीं आता तो एक तरह से मेरी रिवीजन हो गई, और फिर भी नहीं आ रहा है तो बेटर है कि जैसे मैंने आपको बोला 11th स्टैंडर्ड वाला लेक्चर देख लेना, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जो मैंने करवाया हुआ है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है भाई। सो अब बात आती है कि कोई भी अगर पॉइंट मेरे पास 3D में हो तो उसको कैसे बताते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता लग ही चुका है, तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि चलो एक बॉक्स बना लेते हैं, 3D थोड़ा सा अच्छे समझ में आता है। सो लेट मी अगेन मैं इसको बोलता हूं दिस इज योर एक्स एक्सिस, मैंने बोला ये मेरी वाई एक्सिस होगी सर, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, लेट बी दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट को मुझे बताना है, कैसे बताओगे। जैसे हम 2D में क्या करते थे सर, 2D में मेरे पास बहुत आसान सा काम होता था कि इस पॉइंट को बताने के लिए एक्स डायरेक्शन में कुछ गए, वाई डायरेक्शन में कुछ गए, तो ऑर्डर्ड पेयर मैंने क्रिएट कर दिया और वो ऑर्डर्ड पेयर मुझे बताते थे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई क्या है। सो सॉरी, इन केस ऑफ 3D अब मेरे पास 3 डायमेंशन है, मतलब स्पेस में मुझे कोई पॉइंट फिक्स करना है। तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं कि सर मुझे एक्स डायरेक्शन में कुछ जाना पड़ेगा, देन मैं वाई डायरेक्शन में जाऊंगा और फिर मैं जेड डायरेक्शन में जब जाऊंगा तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इट मीन्स 3D में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम एक्स, वाई, जेड से डिनोट करते हैं। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और इससे रिलेटेड चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, ठीक है, वो क्या क्या थी, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में बात करेंगे।
तो पहली चीज आपने पढ़ी थी सर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट कहीं पे भी ले लिया, लेट बी इट इज x2 y2 z2 and this is your x1 y1 z1, clear? let be this point is q, we have to find the distance between p and q, ठीक है? तो इसके डेरिवेशन वगैरह सारी चीजें मैं 11th में करवा चुका हूं, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊंगा। सो दैट सिंपली रूट ऑफ क्या होता था, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर? दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? क्लियर? ओके। एक नेक्स्ट चीज जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सर सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है सर? इट्स वेरी सिंपल कि अगर कोई भी एक लाइन जैसे पी क्यू एक लाइन है, इसको एक पॉइंट आर जो है वो m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ x आर आर एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड निकालने हो तो कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल सर, एक्स कोऑर्डिनेट इज सिंपली बिकम, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, यानी दिस इज योर एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू डिवाइड बाई एम प्लस एन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यस और नो? यस। सिमिलरली जब आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एम वाई वन, यानी जहां जहां एक्स दिख रहा है वाई से रिप्लेस कर दो बस, प्लस एन वाई टू डिवाइड बाई एम प्लस एन। एंड द लास्ट वन था आपका जेड कोऑर्डिनेट एंड दैट इज योर एम वाई वन सॉरी z1 प्लस एन z2 डिवाइड बाई एम प्लस एन, ठीक है? और ये डिवीजन कैसे था, हम बात कर रहे हैं सर इंटरनल डिवीजन की, जब हमारा कोई भी पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड करता था तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूले ये रहते थे। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग, अगर ये इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल डिवीजन होता तो, यानी मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है पी क्यू, इनको एक पॉइंट आर जो है वो बाहर की तरफ ऐसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन सम रेशियो एम रेशियो एन, देन सिर्फ एक चेंज होता था, ये बीच का साइन क्या हो जाता, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, दैट इज योर एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर? दैट्स इट। एंड फॉर द मिड पॉइंट एक चीज और हमने पढ़ी थी एंड दैट इज योर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या करते थे सर? इट्स वेरी सिंपल, मिड पॉइंट का मतलब है एम रेशियो एन इज 1:1, यानी एम और एन को 1:1 से रिप्लेस कर दो। तो जब इसको 1:1 से रिप्लेस करेंगे, देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन में नहीं हो सकता मिड पॉइंट, ठीक है? मिड पॉइंट इज ऑलवेज इन द इंटरनल डिवीजन। भाई एक लाइन है उसका मिड पॉइंट बीच में हो सकता है ना, बाहर हो सकता है क्या कहीं? नहीं ना, दैट्स इट। तो इट मींस प्लस का साइन ही आएगा। m और n को 1 करोगे तो क्या आपको मिलेगा, ध्यान से देखो, दिस इज सिंपली बिकम x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 1 2, और ये 1 मतलब x1 प्लस x2। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 एंड द लास्ट वन इज योर z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। तो ये चीजें थी जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक तरह से पढ़ी थी। ये सारी चीजें हम 11th स्टैंडर्ड में, अभी तक का जितना लेक्चर चला वो 11th स्टैंडर्ड की ही बात कर रही थी कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 3D में एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उनका सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, और वी कैन से एनी पॉइंट विच कैन डिवाइड अ लाइन इन एम रेशियो एन, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जाते हैं, वो सारी चीजें हमने बात की। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम वेक्टर्स की फॉर्म में भी सीखते हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3D एंड वेक्टर, कि 3D और वेक्टर जो है दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। आप 3D के क्वेश्चंस को वेक्टर में चेंज कर सकते हो और वेक्टर के क्वेश्चंस को 3D में चेंज कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उससे आप ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, उसका मैं सीधा साधा एग्जांपल लूंगा। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला ना, इस सेम चीज मैं आपको वेक्टर से भी करके दिखाऊंगा। सेम फॉर्मूला, सेम चीज, सब कुछ सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करते हैं बेस वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया। 11th तक की जितनी चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, एक तरह से ये बोल दो। ठीक है, और जिनको 3D का 11th में अच्छे से पढ़ी है उनको यहाँ तक कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ से आगे लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज योर बेस वेक्टर। क्या होता है, तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में। ये सुनो, यस बिल्कुल पढ़ा है सर। ठीक है, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ऑल द 3 आर यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आई जे के तीनों क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है, जे कैप वाई डायरेक्शन में हो जाता है। सिमिलरली और के इज योर इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके अलोंग और उनके पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग जो मेरे यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हमारे बेस वेक्टर। यानी आई जे के क्या है, आपके बेस वेक्टर ही है। सिंपल, क्लियर? ओके, क्लियर। द नेक्स्ट थिंग आती है आपके पास, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। यस सुनो, यस, इसके बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या होता था, अगर आपको याद हो
कि सर अगर मैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P पे ये OP फ्रॉम O टू P ये जो वेक्टर है दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। सिंपली मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरा जो वेक्टर OP है वो मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम O टू P, दैट्स योर पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का, पॉइंट P का, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x, y एंड z। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपसे पूछूं कि मुझे OP वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या आप लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और हमें आता भी है, हमने वेक्टर में सीखा हुआ है। तो पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं इससे समझाने की भी कोशिश करता हूं कि कैसे आया। सिंपली क्या होगा सर, अगर मैं पॉइंट एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया, एक्स। कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक्स डायरेक्शन को, आई कैप से। सिमिलरली इन द वाई डायरेक्शन दिस इज शोड बाय वाई जे कैप एंड द लास्ट वन इज योर जेड के कैप। अब कुछ ये बोल देना सर एक्स भी तो एक्स डायरेक्शन ही शो कर रहा है। नहीं भाई, मैं इसको ए बी सी 1 2 3 5 6 7 कुछ भी ले सकता हूं, बट आई कैप इज ओनली रिप्रेजेंटिंग एक्स डायरेक्शन। क्लियर? एक्स वाई जेड तो हम एंड इन जनरल ले लेते हैं, लिखते हैं इसलिए, दैट्स व्हाई। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ओपी इन 3D। क्लियर? यस और नो? यस, हम पहले से जानते हैं। ये मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है, ओपी इज योर पोजीशन वेक्टर। आया कैसे? बहुत सिंपल सा, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलता हूं ये मेरी क्या है सर, एक्स एक्सिस है, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई कैप से। और ये मैग्नीट्यूड कितना है सर, ये एक्स ही है। ठीक है, तो एक्स एक्स में यूनिट वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया इससे, सो दिस बिकम योर एक्स आई कैप। यस और नो? सिमिलरली इन द वाई डायरेक्शन दिस बिकम योर वाई जे कैप एंड इन द जेड डायरेक्शन दिस बिकम योर जेड के कैप। क्या ये चीजें क्लियर है? हमें पहले से पता है। ठीक है, इस पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, यानी इस पॉइंट P से अगर मैं एक्स डायरेक्शन में क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। 3D में थोड़ा देखना मुश्किल है, बट हम मॉडल या कोई भी बॉक्स लेके आप आराम से चीजों को समझ सकते हो कि दिस इज योर जेड डायरेक्शन, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है जैसे। ठीक है, एक्स वाई पे हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल में ड्रॉ करूंगा तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर रहेगा। सिमिलरली कोई भी पॉइंट आप एक लो, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी एक्सिस, जैसे मान लो कि यहाँ मेरी एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, आप कर सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलरली कैसे, जैसे ये मेरी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये भी होगी, ये भी, इस लाइन को इसके थ्रू कहीं पे भी इस प्लेन में घुमा दो, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सेम कॉन्सेप्ट। तो एक बॉक्स या एक मॉडल जैसे मैंने बनाया था वैसे समझ के आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इट मीन्स वी आर मूविंग टू एक्स आई कैप, ये वाई कैप जे कैप हो गया। अब जब ये वाई जे कैप है तो ये भी तो वाई जे कैप ही है, यस और नो? यस। इसकी डायरेक्शन ये है सर, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, मतलब ये है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला वेक्टर कितना होगा? सर बाय ट्रायंगल लॉ से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम, मतलब दिस सिंपली बिकम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यस और नो? यस। अब ये मेरा क्या है सर, ये है सर मेरा जेड के कैप, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो जेड के कैप, डायरेक्शन अपवर्ड। तब ये मेरा वेक्टर, अब ये यहां से यहां था, यहां से यहां था, तो ये डायरेक्शन क्या हुई इसकी, ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है ये। अगेन इस वाले ट्रायंगल में देखो, अगेन दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इन दोनों को ऐड करो, यू गेट दिस वेक्टर। इट मीन दिस सिंपली बिकम एक्स आई कैप, मतलब ये वाला वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड द लास्ट वन दिस वेक्टर इज योर प्लस जेड के कैप। सो यही मैंने आपको चीजें बताई, दैट्स सिंपल। तो दैट्स योर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। क्लियर? ये भी हम वेक्टर में वैसे पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग आपका जो आता है वो आता है मेरा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया था जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इस चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात आ गई 3D ज्योमेट्री की, तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये चीजें हटा दो भाई। ठीक है, वैसे सेक्शन फॉर्मूला आप वेक्टर की फॉर्म में भी कर चुके हो और डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप वेक्टर की फॉर्म में कर चुके हो, तो आपको दिक्कत नहीं होती। इसको थोड़ा रबी कर लेते हैं भाई। ठीक है, सो अगर आपको याद हो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो सिंपली आप बोलोगे कि सर लेट बी, तीनों एक्सिस में बना लेता हूं कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और कोई भी एक पॉइंट है, लेट बी इट इज पी, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है ओपी। ठीक है, अब ये ओपी जो कोई भी लाइन होगी 3D में हो, 2D में हो, डजंट मैटर किसमें भी हो, वो हर एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है कि नहीं बनाती? जी बिल्कुल बनाती है। तो ये ओपी जो है एक्स एक्सिस के साथ लेट बी इट इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ मान लो ये बनाती है बीटा, और सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ बनाती है ये गामा। ये तीन एंगल बनाती है, यस और नो? यस। अगर इनके मैं कोसाइन ले लूं, यानी मैं आपको बोलूं कि पहले कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है, यही मेरे क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि कोई भी वेक्टर मैंने लिया, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बनाता है,
उनके अगर मैं कोसाइन ले लूं, कॉस ऑफ दैट एंगल ले लूं, तो दैट बिकम योर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। एंड हम इनको डिनोट करते हैं भाई एल, एम और एन से, स्मॉल एल, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। L means this alpha is angle made by the vector with the x axis, this is with the y axis and this is with the z axis. तो similarly डायरेक्शन कोसाइन, इन डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, L के साथ यानी सॉरी x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसका कॉस होगा एंड दैट रिप्रेजेंटेड बाय L। तो इसको इसी सीक्वेंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल हम L, M, N से डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। जनरली हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल मैं बोलता हूँ ऐसे ही यूज करते हैं बुक्स वगैरह में जो भी करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर? ओके, तो चीज़ें क्लियर। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, चीज़ें समझ में आई? ओके, अब मैं बात करता हूँ कि कोई भी एक वेक्टर हम लेते हैं, जैसे कि मैंने ये पोजीशन वेक्टर ले लिया, ये जो मेरा गिवन है, ठीक है। क्या मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ? सर हमने बिल्कुल, अगर आपको याद हो वेक्टर्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कॉस थीटा निकालना सीखा था, कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना हो, कैसे निकालते थे, उन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल दो। कौन से वाला प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स। ऐसे हम ये निकाल सकते हैं कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो अब मैंने देखा कि कॉस अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ओपी। सिमिलरली मैंने मान लिया कि मेरा ओपी वेक्टर ये है एंड एक्स एक्सिस, यस और नो? यस। इसका मतलब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि मुझे ओपी और किसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन चाहिए, ठीक है। उसका क्या चाहिए? कोसाइन चाहिए, ठीक है। तो निकालें? सर बिल्कुल निकालते हैं। देखो कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया भाई कॉस अल्फा निकालना है मुझे। तो अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर ओपी एंड एक्स एक्सिस। क्लियर? अब मेरे पास फॉर्मूला मुझे बोलता है कि ए डॉट बी निकालो। तो वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए मैंने वाला कि दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, सो दिस इज योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। क्लियर? डॉट वेक्टर बी क्या है? सर मुझे इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, यस और नो? यस। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिंपली आई कैप। सो इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है सर आई कैप के साथ, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? पहले का मैग्नीट्यूड मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। सर हर एक स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, और उसका रूट कर दीजिए, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और आई कैप का मैग्नीट्यूड, सर वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि एक्स एक्सिस में सर आई कैप क्यों लिया मैंने, 3 आई कैप भी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी है। तो कोई बात नहीं बेटा, 3 आई कैप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। कैसे नहीं पड़ता? देखो ये 3 आई कैप लोगे आप, नीचे भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3 से अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइन की लेंथ इतनी ले रहे हो या फिर इतनी ले रहे हो या फिर और बड़ी ले रहे हो या और छोटी ले रहे हो, एंगल तो उसके साथ वही रहेगा जो है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सॉल्व इट। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है? सर बिल्कुल, आई वाले की आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आई कैप इंटू आई कैप, एक्स इंटू 1 इज एक्स और आई कैप इंटू आई कैप क्या बन जाता है? सिंपली 1। बाकी का क्या हाल है? सर यहाँ दिख ही नहीं रहा आई के साथ, मतलब बाकी सब 0 है और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो ऊपर क्या आएगा मेरा? सिंपली एक्स, और नीचे सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या चीजें क्लियर है? सो दिस इज योर कॉस अल्फा और वी कैन से एल। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट के लिए निकालूं, यानी अगर मैं निकालना चाहता हूं एम और वी कैन से कॉस बीटा, तो क्या होगा सर? सर ये वाला वेक्टर तो सेम है, इसका मतलब दिस इज योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप, ये तो सेम रहेगा। बट अब मैं एंगल किसके साथ निकाल रहा हूं, यानी वेक्टर बी क्या हो गया? दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मींस यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस इज जे कैप, so this is into j cap whole divided by the same magnitude of this is same, means x square plus y square plus z square into 1. solve it. अब i और ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि है ही नहीं इसके साथ, तो j की j से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा? y। तो दिस सिंपली y डिवाइड बाय क्या मिला मुझे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं n निकालूंगा तो क्या मिलेगा? n मीन्स cos गामा, इट सिंपली बिकम z डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आई चीजें? तो यहाँ पे j की बजाय k होगा, k के साथ मल्टीप्लाई j होगा, दैट्स इट। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। सो दिस आर योर, क्या निकल गए मेरे? डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। क्लियर? कि मेरे पास अगर कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है ऐसे और मैं आपसे पूछूं कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ठीक है,
तो सिंपली आपको क्या कर देना है, अगर मुझे cos अल्फा यानी L निकालना हो तो सिंपली x कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन की बात करें x एक्सिस के साथ निकालो तो ऊपर वाला वही कोऑर्डिनेट जिस डायरेक्शन के साथ एंगल का कोसाइन निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे x आया इसलिए यहाँ y आया, यहाँ पे z आया। नीचे क्या आ रहा है, नीचे इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ आपको x y z का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको हटा दूं एक बार। सो मान लो मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक वेक्टर है मेरे पास, सिंपल सा, कि लेट बी अ वेक्टर ए इज देयर, दिस इज योर 2i प्लस 3j प्लस 4k। मान लो ये वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, और मैंने बोला कि इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो, LMN की वैल्यूज निकाल के बताओ। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, LMN। सिंपली L क्या होता है, x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका कोसाइन, मतलब x एक्सिस को ऊपर लिया और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड इकट्ठा ही निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एड देम, कैलकुलेट इट 13, तो ये हो जाएगा √29। सो दिस 2 डिवाइड बाय √29। m क्या हो जाएगा सर, 3 डिवाइड बाय √29। सिमिलरली n क्या हो जाएगा सर, 4 डिवाइड बाय √29। क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो कितना सिंपल सा निकाल दिया, आया? दैट्स इट, दैट्स योर डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर? LMN मतलब x, y और z एक्सिस के साथ एंगल का कोसाइन लेना है, तो ऊपर x, y, z आना चाहिए, नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाना चाहिए। चीजें क्लियर? ओके, चीजें क्लियर। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि सर एक चीज मेरे को समझ में आती है कि जब हम किसी भी वेक्टर a का, कोई वेक्टर a है, उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम ऐसा करते हैं सर, वेक्टर a को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्या ये बात आपको वेक्टर्स में पढ़ी है आपने? ये सुनो, यस, कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, मेरे पास है सर वेक्टर a, और अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करूं तो वो क्या होगा सर? सर मैंने वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो वेक्टर a तो ये हो गया सर, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है सर, दैट इज योर √29। क्या चीज समझ में आई सर? बिल्कुल आ गई। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूं, ध्यान से देखो, दिस इज 2 डिवाइड बाय √29 i कैप प्लस 3 डिवाइड बाय √29 j कैप एंड प्लस 4 डिवाइड बाय √29 k कैप। क्या ये चीजें समझ में आई? यस सुनो, यस। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये वेक्टर था, इसके मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकाले। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? 2 बाय √29, यस, 3 बाय √29, यस, 4 बाय √29, यस। तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया, ठीक है, मुझे ये समझ में आया यहां से कि सर अगर कोई भी वेक्टर मुझे गिवन हो, अगर मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं, कोई भी वेक्टर मुझे गिवन हो, अगर मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं, तो उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही मेरे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। किसी भी वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर, किसी भी यूनिट वेक्टर्स के जो भी स्केलर कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, वही मेरे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। चीजें क्लियर कि नहीं? यस, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक मेरा यूनिट वेक्टर है, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि यहां अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसके ये और ये कंपोनेंट जो है यही मेरे LMN होंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिले LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, तो आंख बंद करके मैं बोल सकता हूं कि दिस इज योर यूनिट वेक्टर। यस और नो? यस, बिकॉज LMN क्या है? दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर और ऑफ ए यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। चीजें क्लियर हुई? इनका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो होप शो ये क्लियर है। ये वाली चीज हटा दूं, होप शो यहां तक चीजें समझ में आ गई है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब यहां से देखो एक चीज और
मुझे समझ में आती है कि मैंने बोला कि दिस इज योर यूनिट वेक्टर। ये वाली चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर यहाँ से समझ में आ गया तो मैं बोलता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सिंपली मुझे दिख रहा है सर L² प्लस M² प्लस N² पूरे का रूट, और ये किसके इक्वल होगा सर? 1 के। रूट को ले जाओ, इज जस्ट सो ये मेरा एक रिलेशनशिप आ गया LMNN, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशनशिप मुझे मिल गया ये। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको प्रूव करना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको एक दूसरे तरीके से भी प्रूव करना सिखाऊंगा। नो प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कि भाई कोई भी वेक्टर लो, उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसके स्केलर कंपोनेंट मेरे यूनिट वेक्टर होते हैं, पहली चीज। द सेकंड चीज, ये मुझे एक रिलेशनशिप मिल गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मेरे क्वेश्चंस में काम आएगा। L² प्लस M² प्लस N² यानी डायरेक्शंस कोसाइन के स्क्वायर का सम जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। पहली चीज क्लियर। सो अभी तक जो मैंने बात की वो बात की थी मैंने पोजीशन वेक्टर्स के बारे में। अब जो मैं बात करने वाला हूं कि भाई मैं पोजीशन वेक्टर नहीं, मैंने कोई भी एक इन जनरल लाइन ले ली जिसके कोऑर्डिनेट लेट मी इज x1 y1 z1 एंड दिस इज योर x2 y2 एंड z2 इज देयर। क्लियर? यस और नो? यस। अगर मेरे पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं, सॉरी जैसे दो पॉइंट्स हैं जिनसे एक लाइन बनती है, लेट मी दिस इज ए बी। अब मैं ये पूछता हूं कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। अभी तक मैंने सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात की, यानी ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो यानी अभी तक क्या हो रहा था, लेट बी, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। तो ये मेरी लाइन कुछ ऐसे है। ठीक है भाई, ये मेरी लाइन कुछ ऐसे है। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है, सिंपल सी बात है भाई, मुझे एक्स वाई जेड के साथ वो लाइन क्या एंगल बना रही है उनका कोसाइन लेना है, उनका कॉस ले लेना है, वही होगा मेरा डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, वेक्टर्स मेरा क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर इसी वेक्टर्स को मैं यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दूं ऐसे तो कोई दिक्कत, यानी मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन के पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि ओरिजिन से पास होती हो। यस और नो? यस। इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसके ओरिजिन से पास होती है। यस और नो? यस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये वाई एक्सिस है, इसके साथ अगर ये बीटा एंगल बना रही होगी तो ये लाइन भी कितना एंगल बनाएगी, इसके पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल बीटा ही बनाएगी। तो या तो इन एक्सिस को उठा के मैं इधर ले जाऊं या फिर इस लाइन को इधर ले आऊं, दोनों बातें एक ही है। चीज़ समझ में आएगी नहीं? दैट्स सिंपल। ठीक है, तो अब देखो, अब इस लाइन का एंगल इसका क्या है, सेम है, सेम ही होगा। यस और नो? यस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले सीखी कि भाई किसी भी वेक्टर के अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, और उसके स्केलर कंपोनेंट ही मेरे क्या होते हैं, उसके स्केलर कंपोनेंट ही क्या होते हैं मेरे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो एक चीज़ मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ कि ये मेरी लाइन है। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, x2 माइनस x1, अगर एंड पॉइंट है तो मैं इसको लिख दूंगा x2 माइनस x1, बट दिस इज इन द x डायरेक्शन, सो वी राइट है x आई कैप, सॉरी y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 के साथ k कैप। क्लियर? यस और नो? सो दिस इज योर वेक्टर। और अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, क्या मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो इस वेक्टर को मैंने बोला वेक्टर ए बी इज दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज योर डायरेक्शन कोसाइन इन दिस केस? सिंपल सर, जो भी वेक्टर गिवन है उसको डिवाइड कर दो किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, x कंपोनेंट ही है डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट है डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड एंड z कंपोनेंट इज दिस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मींस सिंपली मैं बोल सकता हूं कि L इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 x डायरेक्शन में डिवाइड बाय इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। होप सो मैग्नीट्यूड निकालना आता है भाई, वही सिंपल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का कर दो रूट। पढ़ा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सिमिलरली m निकालोगे तो सिंपली y2 माइनस y1 डिवाइड बाय mod of x a b and similarly in n z direction is z2 माइनस z1 होल डिवाइड बाय mod ऑफ ए बी। क्लियर? होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। दैट्स सिंपल थिंग। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे जो यहाँ मैंने समझाई आपको वो बहुत काम आने वाली है। कोई भी वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर निकालते ही मुझे क्या करना है, उसके स्केलर कंपोनेंट को बोल देना कि यही मेरे डायरेक्शन कोसाइन है, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। ठीक है, अब वो चाहे पोजीशन वेक्टर हो, अब वो चाहे कोई दो पॉइंट से मिलके एक वेक्टर इन जनरल वेक्टर बन रहा हो जो पोजीशन वेक्टर नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, तो उसको से मैं आराम से निकाल सकता हूं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, और सिंपली मैंने अगर बताया कि फिर भी आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, जैसे इस वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने ये बना दिया, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सर जे कैप ही होगा।
अब इसकी और इसकी सेम फॉर्म लगाओ, cos थीटा वाला हटा दिया हमने, cos थीटा इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो i और k तो है नहीं, तो ये दोनों जीरो, j की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, j इंटू जे इज 1 एंड दिस इज y2 माइनस y1, ये देखो मैंने लिखा है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, इसका तो 1 है ही, तो दिस सिमिलर। सिमिलरली आप x और z डायरेक्शन की बात कर सकते हो। चलो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक तो चीज़ें और कर लेते हैं, तो होप शो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गए। सो अगेन दिस इज योर x y एंड z डायरेक्शन और वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव x y एंड z डायरेक्शन। ओके, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरी जो x एक्सिस है या y एक्सिस है या z एक्सिस है, इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो क्या बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सिस अगर मैं लेता हूँ, लेट वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, पहले मैं x एक्सिस के बारे में बात करता हूँ कि भाई इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगी, उसकी बात करते हैं। तो हमने सीधा सीधा सीखा सर कि L, M और N। L इज योर कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज ए एंगल, ठीक है, किसके साथ बनाया हुआ, जो कि मेरा जिस वेक्टर के बारे में आप बात करो जिसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने उसका x एक्सिस के साथ एंगल जो है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं कॉस बीटा, बीटा बनता है जिस वेक्टर की आप बात करो जिसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हैं, एंड द लास्ट इज योर cos gamma, gamma is angle between the vector and the z axis, clear? ओके, जब मैं बात करता हूं x एक्सिस के बारे में तो मुझे ये बताइए x एक्सिस जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, सर x एक्सिस x के साथ कितना बनाएगी, सर 0, इट मींस हम बात कर रहे हैं cos 0 के बारे में, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी L की वैल्यू 1। अब मैं बात करता हूं कि x एक्सिस y एक्सिस का एंगल कितना बनाएगी, वही तो बीटा होता है सर 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और cos 90 यानी cos π/2 क्या होता है सर, इट्स सिंपली 0। एंड सिमिलरली द लास्ट वन इज योर x एक्सिस जो है z के साथ भी कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, इट मीन दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। इट मीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस इज 1,0,0। याद रहेगा, यस और नो, यस, सिंपल, बाय लॉजिक पे निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं y एक्सिस के बारे में, तो आपका क्या ख्याल है, y एक्सिस के साथ वही होगा सर, y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90, मींस cos 90 मींस हम बात कर रहे हैं सर 0। y एक्सिस y के साथ कितना एंगल बनाएगी सर 0, और cos 0 क्या होता है 1, एंड द लास्ट वन इज योर y एक्सिस z के साथ कितना बनाएगी सर 90, और 90 cos 90 मींस 0। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट z एक्सिस, तो z एक्सिस x के साथ 90, y के साथ 90 और z के साथ बनाएगी 0, इट मीन देज आर योर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, बात x एक्सिस की कर रहे हो तो x वाला कोऑर्डिनेट 1 आना चाहिए, बाकी 0, y की बात करें तो y 0 एंड z की बात करें तो z, यानी थर्ड n की वैल्यू 1, क्लियर। तो दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डिफरेंट एक्सिस, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए इन जनरल, क्लियर, ओके। और मैं डायरेक्टली बोल दूं कि भाई एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1 है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट z एक्सिस, जिसके डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0 है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस, एंड इट्स 1, 0, 0, देन वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस सिंपली, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो क्लियर, ओके। अब एक चीज बताओ मुझे कि लेट बी दिस इज योर एक्सिस OP इज देयर, ठीक है, और इसके जो ये जो एंगल बनाती है x y z एक्सिस के साथ, सिंपली मैं बोल देता हूँ कि ये अल्फा बीटा और गामा बनाती है, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि एक वेक्टर इस साइड भी होगा ना, लेट बी इट इज p डैश, यानी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बोथ आर कोलिनियर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस अनलाइक वेक्टर्स अगर मेरे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि इसके मेरे पास ये जो है इसके साथ ये एंगल बनाती है, तो ये कितना एंगल बनाएगी OP डैश। अगर मैं y एक्सिस की देखो समझ में आएगा अच्छे से, ये बीटा है अगर, ठीक है, तो इसके साथ ये जो एंगल बनेगा दिस, एंड ये कुछ ऐसे बनेगा, यस और नो, ठीक है। और हमने ये भी सीखा है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है दिस इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज योर पाई एंड प्लस बीटा हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हम यहां से नहीं बल्कि यहां से रीड करेंगे, ये वाला एंगल हम कंसीडर करेंगे, दिस इज लेस देन 180 डिग्री और पाई, ठीक है। तो ये कितना होगा, ध्यान से देखो, ये पूरा सर 180 है, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बीटा माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस बीटा, ठीक है। तो अगर OP जो एक वेक्टर है उसके साथ मेरे एंगल्स ये हैं, तो OP डैश के साथ क्या होगा, तो मैंने B वाला तो बता दिया सर कि ये होगा पाई माइनस बीटा। सिमिलरली x एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर के x एक्सिस के साथ अगर अल्फा होगा तो
पूरा क्या बन जाएगा, सिमिलरली उसी डायरेक्शन में जाएंगे, दिस बिकम पाई माइनस अल्फा एंड द लास्ट वन इज योर पाई माइनस गामा। ठीक है, मे बी 3D से समझ में नहीं आए, समझने का तरीका यही है, 2D में ले जाओ चीज़ों को, यहाँ से समझा करो। एक्स और वाई एक्सिस मैंने बोला, कोई भी वेक्टर यहाँ पे सर, अगर ये जो है इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, ओपी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितना बनाएगा सर, ये वाला एंगल, सिमिलरली पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली वाई और जेड किसी भी एक्सिस को आप 2D स्पेस में लेकर के आप चेक कर सकते हो, वहाँ से चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, दैट्स इट। सो देयर आर एंगल बी समथिंग लाइक दैट। अब मुझे ये बताओ, दिस इज कॉस अल्फा, अगर मैं यहाँ पे इसका कॉस लेता हूँ यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, तो कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव पाई बोलता है, नो चेंज, इट मीन दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली दिस बिकम माइनस कॉस बीटा एंड दिस बिकम योर माइनस कॉस गामा। यस नो, यस। ठीक है, अगर मैंने इनको बोला कि भाई ओपी के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। यस नो, यस। सो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या दिख रहे हैं, कॉस अल्फा इज एल, माइनस का हो जाएगा माइनस एम एंड माइनस एन। यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि कोई भी वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइन मुझे कुछ भी गिवन हो, डजंट मैटर। ठीक है, अगर मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ उनका साइन चेंज कर दूंगा एंड यू गेट ए वेक्टर हुज डायरेक्शन वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन के साइन चेंज कर दो, यू गेट। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो हो गया भाई, अब इसको हटाता हूं मैं, नेक्स्ट चीज सीखते हैं एंड दैट इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ, किसमें, डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट मिले तो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, चीजों को समझो बस। सो देखो भाई, थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने एल, एम और एन को निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या आया था, एल मेरा सिंपली सर एक्स कोऑर्डिनेट ले लो और डिवाइड बाय जो भी वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मैं इस मैग्नीट्यूड को स्मॉल आर से डिनोट कर ले रहा हूँ, लेट बी इट इज एक्स बाई आर। ये सुनो कि कोई भी वेक्टर आर है, मैंने आपको बताया ना वेक्टर आर है, उसके मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर सिंपली मैं आर से भी डिनोट कर सकता हूँ, तो मैंने सिंपली आर से इसको लिख दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ y डिवाइड बाय आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, एंड दिस बिकम योर z डिवाइड बाय आर। यस और नो, यस बिल्कुल सर। ठीक है, अब मुझे बताइए x, एक्चुअली में एक्स वाई जेड क्या है, तो अगर मैं कोई भी वेक्टर बोलता हूँ कि लेट ए वेक्टर ए इज देयर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर्स हैं, तो इसके बारे में बात हो रही है भाई, इसके एक्स वाई और जेड मेरे कंपोनेंट हैं, तो उसके मेरे डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कुछ ऐसे होंगे। यस और नो, यस। इट मींस एक्स वाई जेड आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। यस और नो, यस। सो इट मीन सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे एक्स निकालना हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, एल आर। यहाँ से वाई निकालना हो तो क्या लिख सकता हूँ, एम आर, एंड जेड निकालना हो तो क्या लिख सकता हूँ, दिस इज योर एन आर। क्या चीज़ें क्लियर है, यस और नो। तो किसी भी पॉइंट, अब देखो मैंने जैसे ये वेक्टर बोला, तो अगर मुझे उसकी पोजिशन वेक्टर, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो अब मैं इसका पोजीशन वेक्टर बताऊं इस फॉर्म में। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलने के बाद मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ ना, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप एंड प्लस एन आर के कैप, ये बोल दूं। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि भाई ये एक्स वाई जेड जो इसकी पोजीशन यानी जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे उनको मैं लिख सकता हूँ दिस इन द फॉर्म ऑफ एल आर एम आर एंड एन आर। क्लियर, सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर आपके पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो, तो आप उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो पॉइंट के। ठीक है, या फिर उसके कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, तो ये नेक्स्ट चीज होगी। अब इसी बात से ना जो मैं चीजें आपको एक प्रूव करवा रहा था कि भाई अगर मैं बोलूं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो वैसे मैं ये पहले भी बता चुका हूं, अब इसको प्रूव भी कर सकते हो आप। कैसे, ध्यान से देखो, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो, इन तीनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस और नो, यस। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट को राइट में करो, सो दिस बिकम योर एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तीनों को मैंने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इन तीनों से आर स्क्वायर जो है कॉमन आ सकता है, तो इन तीनों से मैंने आर स्क्वायर को निकाल लिया बाहर, यानी कॉमन निकाल लिया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये और आर स्क्वायर क्या है सर, एक्चुअली में आर क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर,
और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? r इज इक्वल टू सिंपली हम बोलते हैं कि तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दो और फिर उनका कर दो रूट। अब इस रूट को मैं अगर इस साइड ले जाऊं, दिस बिकम सिंपली r स्क्वायर, सो दिस बिकम समथिंग लाइक दैट। यस और नो? यस। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज सिंपली योर r स्क्वायर इज इक्वल टू योर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट, यू गेट हियर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको पता होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड एक दो रिलेशनशिप और देख लेते हैं सिंपल से। देखो कैसे, जब मैंने बोला एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज 1, एल क्या होता है सर? कॉस अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऑल आर इक्वल टू 1। यस और नो? यस। कॉस स्क्वायर अल्फा एल होता है, एम क्या होता है? कॉस बीटा, तो उसका स्क्वायर कर दिया। एन क्या होता है? कॉस गामा, एंड उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर अल्फा बीटा आर क्या होते हैं? डायरेक्शन एंगल्स जिनको हम बोलते हैं, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो मेरे एंगल बनते हैं। ठीक है, सो एक रिलेशनशिप ये हो गया। इसी से मेरा ये आया सेम। अब अगर मैं यहाँ पे साइन में चेंज करना चाहूँ इसको, तो क्या होगा? ध्यान से देखो। अब मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये सुनो सर, बिल्कुल। सिमिलरली इसको लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड द लास्ट वन बिकम योर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा होल इक्वल टू 1। ये सुनो? यस। अब ध्यान से देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन तीनों को मैं ले जाता हूँ दूसरी तरफ और बाकी को ले उधर। इस 1 से आप चाहो तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों प्लस के हैं। 1 + 1 = 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, दिस बिकम माइनस क्या है तो प्लस। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो प्लस, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो प्लस। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। दैट्स योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीनों बात एक ही है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, बट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। दैट इज क्लियर। सो होप शो यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे आसान आसान से, और फिर हम चीज़ों को रैप अप करेंगे। क्लियर। सो होप शो रिलेशनशिप याद रहेंगी। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट चीज देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यही मेरा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे एंड देन क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, सो द डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज आर जस्ट नंबर्स, ये मेरे नंबर्स हैं, विच आर एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन में देखा ना, एल एम एन होते हैं मेरे, इनके प्रोपोर्शनल अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ ए बी सी, इन जनरल हम ए बी सी डिनोट करते हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हो, डजंट मैटर। इनका रेशियो अगर सेम रहता है तो दैट इज योर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये तीनों एक नंबर्स हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो कि मेरे जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स होते हैं, उनके क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, यानी उनके प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। मतलब कि मैंने 3 नंबर लिए, उनका मैंने एल एम एन तीनों के साथ रेशियो देखा, अगर वो सेम आ रहा है इसका मतलब दे जा रही है डायरेक्शन रेशियोज। दैट्स सिंपल। ठीक है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बोला कि 212 ये नंबर है, इनके प्रोपोर्शनल नंबर बताओ मुझे, तो मैंने उठा लिया सर कि 424 है कि नहीं है सर। इसके अलावा मैं यहाँ पे 848 भी तो ले सकता हूँ। आप रेशियो देखो, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ। इसके साथ करोगे 1/4 1/4 1/4, भाई रेशियो तो कांस्टेंट आ रहा है ना अल्टीमेटली, वही चाहिए। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो, कि मान लिया मैंने एक यूनिट वेक्टर है मेरे पास, दिस इज योर 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। चेक कर लेना यूनिट वेक्टर है कि नहीं। दिस इज 100% यूनिट वेक्टर। ठीक है, चेक करके बताना मेरे को कि है कि नहीं। ओके, अगर ये मेरा यूनिट वेक्टर है तो मुझे बताइए एल एम एन क्या होगा यहाँ पे। तो सीधा सा आंसर होगा, एल मेरा 2/3 होगा, एम मेरा 1/3 होगा और एन जो है वो 2/3 होगा अगेन। ये सुनो, यस। अब मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो इन तीनों के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया 2। ठीक है, इस पूरे के डिवाइड में 2 कर दिया, इसके डिवाइड में मैंने किया 1/2 1/3 होगा 1, और इसके डिवाइड में अगेन मैंने 2 कर दिया। इन तीनों का रेशियो देखो क्या आ रहा है, चेक करके बताओ। 2/3 2 पर जाएगा तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1/3, यहाँ पे 1/3 2/3 2 अगेन वही जाएगा, तो सेम प्रोसेस है, इट इज 1/3। तो इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज 1/3। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस वेक्टर्स के लिए
2, 1 एंड 3 आर योर डायरेक्शन कोसाइंस। क्या चीजें क्लियर हुई? सॉरी, डायरेक्शन रेशियोज नॉट कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस तो ऊपर वाले हैं, एल एम एन, नीचे वाले नंबर्स हैं। अब देखो यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स कैसे हो सकते हैं, देखो ध्यान से। इन सबको क्या करना है, मुझे किसी भी के से मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट डू यू मीन बाय के? के मीन्स एनी नंबर, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, कुछ भी नंबर ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है। सो अगर मान लो मैंने इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 10, 5, 10। चेक करके देखो इनका रेशियो 10 के साथ सही है क्या? 2/3, 10 ऊपर जाएगा 1/3, 5 जा मतलब 1/15, ये ऊपर जाएगा अगेन 1/15, ये 10 ऊपर जाएगा, दिस बिकम 1/15। क्या रेशियो सेम है? यस सेम है सर। तो इट मीन दिस आर ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज। तो ऐसे नंबर्स जिनका एल एम एन के साथ रेशियोज क्या हो, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर सेट, अगर ये कांस्टेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? अब एक चीज जो दिमाग में बच्चों की घूम सकती है वो ये घूम सकती है सर, कि अगर मैं जो मेरे एलिमेंट हैं उन्हीं को नीचे लिख दूं तो अब मेरा जो रेशियो है वो 1 हो जाएगा। सर कांस्टेंट दिया, डेफिनेशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एल एम एन भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। यानी जितने भी मेरे डायरेक्शन, यानी किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे या किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, सॉरी, वही मेरे डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट डायरेक्शन रेशियो अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल मैंने नहीं दिया, एक मैंने एग्जांपल आपको ये दिया 212 वाला भी, ये भी तो हो सकता है। यस और नो? यस, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर। अब बच्चों के दिमाग में तो इतने सारे हैं, तो फिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? वो चीजें जब क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इन जनरल हम बात करते हैं रेशियोज के बारे में, और जब बात रेशियोज की हो रही होती है तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए होता है आंसर। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको 212 लिखा, ठीक है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम 2/2। अगर मेरा आंसर कुछ ऐसे आ रहा है तो ये रेशियोज है, मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, तो अगेन 2 से डिवाइड करोगे, यू गेट दिस। तो सिंप्लीफाई करने से मुझे वही मिलेगा। या फिर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका ही मल्टीपल होगा एक तरह से, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चीजें क्लियर? यहां तक होप शो चीजें क्लियर हैं। द नेक्स्ट थिंग, अब अगर मैं ध्यान से देखूं एक चीज, यहां से मुझे मिला L/A, M/V, N/C। ओके, तो पहली चीज एक काम करता हूं मैं भाई, इस K की वैल्यू निकाल सकता होगा कि रेशियो क्या होना चाहिए? ठीक है, निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, L/A इक्वल टू K है, इसका मतलब L को मैं बोल सकता हूं दिस इज योर KA। सिमिलरली M बिकम योर KB एंड N बिकम योर KC। ठीक है, यस और नो? यस। ये चीज वैसे आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो फिर ऐड कर दो, तो दिस बिकम योर L² प्लस M² एंड प्लस N² इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर करो, देखो K सब में कॉमन है तो K² मैं बाहर लिख देता हूँ डायरेक्टली, और ये बचेगा मेरे पास A² प्लस B² प्लस C²। क्या चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है। सो L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है? हमने सीखा हुआ सर, स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो दिस इज 1। मुझे चाहिए K की वैल्यू, इसको इधर ले आओ। सो K² इज सिंपली इक्वल टू 1 डिवाइड बाय A² प्लस B² प्लस C²। और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और साथ में लग जाएगा प्लस माइनस। तो K इज योर प्लस माइनस दिस। इसका मतलब मैं सिंपली इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस इज योर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। यानी अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम का रूट अगर मैं कर दूं तो वही L/A, M/B और N/C यानी डायरेक्शन कोसाइंस के साथ डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो यही होगा। यस नो? यस, सिंपल, क्लियर? ओके, क्लियर। अगर ये चीज क्लियर है, प्लस माइनस लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं वापस से पूछता हूं आपसे, L क्या है? सर L मेरा आंसर होगा K की वैल्यू ये है सर, और A साथ में रह जाएगा ये वाला, यानी दिस बिकम A डिवाइड बाय रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², साथ में लगा दो प्लस माइनस। सिमिलरली M और N में निकाल सकता हूँ। यस और नो? डिफरेंस क्या आएगा? M निकालोगे तो ऊपर B रहेगा, N निकालोगे तो ऊपर C रहेगा, नीचे तो यही वाली टर्म रहने वाली है। यस और नो? यस। अब अगर आपने थोड़ा सा भी इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि L इक्वल टू प्लस माइनस A डिवाइड बाय समथिंग इज देयर। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि L हम ऐसे निकालते हैं सर, ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिख देते हैं x² प्लस y² प्लस z²। फॉर व्हाट? अगर मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यस और नो? यस।
इस वेक्टर के लिए अगर मुझे एल एम एन की वैल्यू निकालनी हो तो एम के लिए वही वाई हो जाएगा और जेड एन के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर जेड हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर बोलता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है सर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जेड कैप, सॉरी सी के कैप इस, ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइन सी है। तो मेरा आंसर क्या होगा सर? मेरा आंसर ये होगा ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यस और नो? मैं आपसे एम पूछूंगा तो मेरा आंसर होगा सर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यस और नो? यस। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूंगा एन क्या होगा, दैट इज सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस और नो? यस। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है? यहां से मुझे एक चीज पता लगी सर, ये ए बी सी, ये ए बी सी, इसका मतलब मैंने इन जनरल कोई भी वेक्टर लिख दिया, मैंने इन जनरल कोई भी वेक्टर लिख दिया, वो चाहे यूनिट वेक्टर हो या ना हो, डजंट मैटर। वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन जनरल मैंने अगर कोई वेक्टर लिखा तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, दिस इज योर 2 1 2, वही मेरे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। वही मेरे क्या होते हैं, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज वी कैन से। मैं बोल सकता कि डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बताया ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट सेट ऑफ बोल सकते हो आप, ठीक है। बट जो मेरे स्केलर कंपोनेंट होते हैं, देज आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर मैं आपसे कोई भी एक वेक्टर ऐसे दूं और मैं पूछूं इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो आंख बंद करके जो उसके स्केलर कंपोनेंट है वो लिख दो, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर डायरेक्शन रेशियोज। सिंपल, क्लियर? यस और नो? यस। ये हैं, इनके अलावा भी मेरे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं कि इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से कर दूं, हाफ से कर दूं, माइनस हाफ से कर दूं, -3 से कर दूं, तो वी गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो सेट। ठीक है, ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो इनिशियली काम की चीज जो है ना वो ये है, मैंने 2 चीजें आपको सिखाई यहाँ पे जो काम आने वाली है। कोई भी वेक्टर उठा लो, उसके स्केलर कंपोनेंट आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं तो तब वो जो स्केलर कंपोनेंट बनेंगे वो आपके क्या होंगे, द डायरेक्शन कोसाइंस आते। ठीक है, क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे मेरे को। ठीक है, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, और किसी भी वेक्टर के, कोई भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, देज आर योर डायरेक्शन रेशियोज। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आने वाला है ना, वो आने वाला है कि भाई मेरे पास एक वेक्टर से ऐसे कुछ गिवन है जिसके एंड पॉइंट है x1 y1 z1 और दिस इज योर x2 y2 z2। अब ये मेरे से ये पूछेगा कि भाई साहब इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ क्या होंगे। तो क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा, दैट्स सिंपली सर x2 माइनस x1 के साथ i कैप प्लस y2 माइनस y1 के साथ j कैप एंड द लास्ट वन इज योर z2 माइनस z1 के साथ क्या होगा, k कैप होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो सर जो i कैप स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, देज आर योर स्केलर कंपोनेंट, इट मींस देज आर योर डायरेक्शन रेशियोज। सिंपल, clear? Yes or no? Yes, that's simple. Clear? So that's it. ठीक है भाई, सिंपल हो गया। तो ये चीजें होप शो यहां तक समझ में आई। अब मैं 2-4 बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2-4 छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे हम और फिर एक लेक्चर को कर देंगे ओवर। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर 1 - 3 and 2। भाई डायरेक्शन रेशियो गिवन है 1 - 3 and 2। व्हाट इट मींस, फर्स्ट थिंग ये मुझे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, इसका मतलब कोई भी वेक्टर ए जो होगा वो इस फॉर्म में होगा 1 i कैप माइनस 3 j कैप और प्लस 2 k कैप। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा वेक्टर होता, मैं उसके डायरेक्शन रेशियोज पूछता तो मेरा आंसर क्या होता, इसके स्केलर कंपोनेंट जो कि है। तो मुझे डायरेक्टली ये गिवन है। पहली बात, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन निकलने हैं। अब देखो मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और सिंपल सा है कि कोई भी वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, मतलब उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स सिंपल। सो एल मेरा क्या होगा, प्लस माइनस ए डिवाइड बाय, यानी जो पहला कंपोनेंट है प्लस माइनस ए डिवाइड बाय। ए क्या है, ये ए होता है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। क्लियर? यस। ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और वी कैन से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। सो प्लस माइनस को मैंने एज इट इज रहने दिया। ए क्या है, दैट इज योर 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दिस सिंपली बिकम रूट 14। तो दिस इज योर 1 डिवाइड बाय रूट 14। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो इसने पूछा क्या है, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, मुझे डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो प्लस माइनस में दोनों को कंसीडर कर सकता हूं, बट इन जनरल हम सिर्फ प्लस को कंसीडर करके सिर्फ इसको ऐसे बना लो।
ठीक है, यानी मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता तो कैसे निकालता, सिंपल सी भाई, मैं इसके मैग्नीट्यूड यानी जो मैग्नीट्यूड निकाला दैट √14 डिवाइड कर देता। तो 1/√14 - 3/√14 एंड 2/√14 आर योर डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस। तो सिमिलरली सिर्फ मैं प्लस साइन को कंसीडर करके आंसर निकालूंगा। देन एम इज, और माइनस साइन वाले भी आपके डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, डरने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन जनरल हम प्लस साइन को लेकर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज बी क्या है सर, -3 और डिवाइड बाय √14, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज योर एन, एन क्या होगा सर, सी इज योर 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो √14 एज इट इज रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो मैंने एल एम एन के लिए बताया आपको फर्स्ट थिंग, या फिर डायरेक्टली ये आपको गिवन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका यूनिट वेक्टर निकलते ही जो मेरे स्केलर कंपोनेंट बचेंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोला इसने, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन कोसाइंस, मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन है 2/3 -1/3 एंड -2/3। इसका मतलब मैं सिंपल सा बोलता हूँ, तो ये L है, ये M है और ये मेरी N की वैल्यू है, ये मुझे गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शंस ratios, it means we have to find the value of A, B and C, simply ये मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये मुझे निकालना है। तो देखो कैसे आएगा। तो देखो, अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हो, वहां से डायरेक्शन रेशियोज अगर हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत इजी है, मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पुट कर दिया, या फिर यूनिट वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में लिख दो, यूनिट वेक्टर निकाल लो, मिल गया। ओके, अब बात ये आती है कि भाई यहां से मैं ए बी सी कैसे निकालूं। उसके लिए मेरे पास एक रिलेशनशिप है, एंड दैट इज दिस, कि भाई L/A जो कि डेफिनेशन है M/B इज इक्वल टू होता है N/C, और ये किसी कांस्टेंट K के इक्वल होता है। यस और नो, यस सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो नाउ LMN की वैल्यूज पुट करो, बस क्या है सर, दिस इज 2/3, क्या मैं इसको 2/3 ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल। M इज योर -1/3 B हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज योर -2/3 C हो जाएगा, होल इक्वल टू K। यस और नो, यस। अब देखो तीनों में 3 है ना, ठीक है, तो इस 3 को मैं हटा सकता हूँ, या इक्वल टू K, यानी इस 3 को मैंने ऐसे हटा दिया, ठीक है, मैंने कर दिया कैंसिल आउट। ऐसे हटा दिया मतलब है नहीं कि इस A B C को भी हटाई दूँ सर, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये हो सकता है सर इक्वल टू K भी तो लिखा है आपने, ठीक है, तो हमने शायद ऐसे किया होगा कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, तो यहाँ पे 3 किया जाएगा। ये सुनो सर, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात कहने की मेरी ये है, ये K अगर मेरा कोई कॉन्स्टेंट है तो 3K भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेट बी आई एम शोइंग इट बाय कैपिटल K, ये सुनो, तो कांस्टेंट को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3K लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट इन जनरल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट इनटू ए कांस्टेंट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, जो हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था कि भाई 2 कांस्टेंट को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक कांस्टेंट नया बन जाता है जिसको मैं किसी और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट्स इट, क्लियर। अब A B C की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी। सिंपली सर पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इधर आ जाएगा, तो दिस इज 2/K। B की वैल्यू क्या होगी, -1 है तो -1/K, K को इधर ला रहा हूँ, B उधर चला गया। सिमिलरली द C इज योर -2/K। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यस और नो, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, होप सो क्लियर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, क्या मेरा ये आंसर है, ये बिल्कुल मेरा आंसर है, दिस आर योर डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब हमें समझ में आएगा कि सर हमने ये K इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन मेरे फिक्स्ड नंबर्स हैं, ठीक है, बट डायरेक्शन रेशियोज क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। तो एक वेक्टर, मैं कोई भी वेक्टर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 2i प्लस j प्लस मान लो k, ये मैंने वेक्टर लिखा कोई भी, ठीक है, मैं बोलता हूँ डायरेक्शन रेशियोज, मेरा आंसर होगा 2 1 1, ठीक है सर। अब इसी के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ 4i प्लस 2j प्लस 2k। आप ध्यान से अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो तो आपको पता है कि बोथ वेक्टर आर कोलिनियर, दोनों ही क्या है, कोलिनियर। मैंने हर कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। इन दोनों के अगर मैं क्या निकालूं, इन दोनों के अगर मैं क्या निकालता हूं, LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूं, ये सेम मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, इसके निकालो, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे, बट दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अलग अलग है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है, उससे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। दैट्स वाई हमने इस K का यूज किया,
ठीक है। मे भी आपको आंसर में ऐसा मिल सकता है कि आंसर आपको मिलेगा 2k टू b माइनस के, और c को ये लिखा होगा माइनस का 2k। आपको आंसर ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। क्यों मिलेगा, ध्यान से देखो। जब मैंने आपको बोला कि 3k को मैं k लिख सकता हूं, तो भाई 1/k को भी तो मैं कोई और कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, यस नो यस। तो इनिशियली मान लो मैंने इसको m बोला, तो यहां पे m हो गया, यहां भी m कर दिया, यहां भी m कर दिया, और 1/m को मैंने k लिख दिया। योर आंसर भी समथिंग लाइक दैट। इसको m लिखो, p लिखो, क्या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना कि मेरे आंसर में k दिया है तो मैं हर बार k लिखूं, कोई जरूरी नहीं है। आप c लिखो, p लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है उस पर से, ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट, बट इन जनरल कांस्टेंट के लिए हम k यूज करते हैं, दैट्स वाई हमने लिखा। और a b c इन जनरली हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज के लिए यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई कुछ अलग लिख दिया जाए, दैट्स बेटर। जैसे मैंने यहाँ m से रिप्रेजेंट करके बताया, तो आपका आंसर इस फॉर्म में हो सकता है, डजंट मैटर। ध्यान रहे k इज नॉट इक्वल टू 0, k जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, k 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बेटा, l m n तीनों मेरे पास हैं, ठीक है। और किसी भी p/q वाली टर्म को 0 होने के लिए उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या कभी ये 0 हो सकता है, नहीं, दैट्स वाई। क्लियर, तो इनका रेशियो कभी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखें। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2, इजी, इट्स वेरी इजी। अब देखो नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 2 ने, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 6 7 -1। एक पॉइंट है सर मेरे पास 6 7 -1, और दूसरा पॉइंट है -2 3 1, ठीक है। ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, सिंपल, इट्स ओके। सो अब मुझे ये बताइए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको सिंपल सी बताई ना कि अगर ये वेक्टर पी क्यू है, ठीक है, तो इस वेक्टर पी क्यू को कैसे लिख सकते हो, क्या आपको निकालना था वेक्टर। सर एक लाइन के अगर एंड पॉइंट गिनो तो मुझे वेक्टर निकालना था, सिंपल सा कैसे करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 -6 दिस इज -8 i कैप, 3 -7 माइनस का 4 j कैप, 1 -1 दैट बिकम प्लस का 2 k कैप। क्या चीज़ें क्लियर है, यस सुनो, यस। तो कोई भी वेक्टर आपके पास अगर हो, कोई भी वेक्टर हो, और उसके जो मेरे स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही मेरे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, मींस दिस इज योर -8 -4 एंड 2 आर द डायरेक्शन रेशियोज, यस नो यस। बट एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब हम बात रेशियोज की करते हैं तो मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब दिस इज समथिंग लाइक -8 रेशियो -4 रेशियो 2 इज देयर। सिंप्लीफाई देखो, सब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, दिस इज योर -4 -2 एंड 1, ठीक है। मीन्स योर आंसर इज -4 -2 एंड सॉरी प्लस का 1। सो दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो। ये चीज़ ध्यान रही कि कभी भी आपको आंसर मिलता है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखो। क्लियर, होप सो क्लियर। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए सर मुझे इसके क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सिंपल सा देखो मैंने क्या किया, इसको क्या वेक्टर फॉर्म में लिखने की भी जरूरत थी, मेरे हिसाब से नहीं है। कैसे नहीं है, ये कंपोनेंट कैसे आया सर, इस वाले में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी -2 -8 किया मैंने, सॉरी -2 -6 किया तो मुझे मिल गया -8। शान से देखो, x2 -x1 अगर मैं कर दूं दैट सिंपली बिकम योर a, सिमिलरली b बिकम योर y2 -y1 एंड सिमिलरली c बिकम योर z2 -z1। क्लियर, दैट्स इट। तो डायरेक्टली मुझे इस वेक्टर फॉर्म में भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे भी डायरेक्टली बता सकता हूँ मेरे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। और डायरेक्शन रेशियोज निकलने के बाद मेरा सिंपल सा काम रहता है LMN निकालना, जो मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो, A B C मेरे पास है सब, तो -4 -2 एंड 1 इज देयर। इन तीनों का मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा यानी a² + b² + c² का रूट, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 + 1 दैट सिंपली बिकम √21। सॉल्व कर लो बस फटाफट। ये क्या हो जाएगा, -4 यानी a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस √21, -2 डिवाइड बाय √21 एंड 1 डिवाइड बाय √21। अब कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है सर इसका यूनिट वेक्टर का मतलब है इसके मैग्नीट्यूड से, तो बेटा जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो 2 कॉमन आएगा, वो 2 सबके डिवाइड में होगा, ये डबल करोगे तो -8/2 अगेन -4, आपको यही मिलने वाला है। इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, आपके डायरेक्शन कोसाइन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, कुछ भी ले लो डजंट मैटर। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो सेकंड वन इज देयर, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक लाइन जो कि तीनों एक्सिस के साथ
इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या है भाई, एक्स वाई और जेड तीनों के साथ सेम एंगल बना रही है। इसका मतलब मुझे बोला गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों एंगल इक्वल है। जब ये तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा होगा। ये सुनो भाई, अगर अल्फा बीटा गामा तीनों 30 डिग्री हैं तो कॉस 30 की वैल्यू तो वही रहेगी सेम। ये सुनो, यस। अब एक चीज मैंने पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मतलब सिंपली बोल रहा हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। यूज इट एंड कैलकुलेट इट। ठीक है, सो मुझे क्या निकालना था, एंगल निकालना था। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मुझे पूछा गया, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। अब मुझे पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर इक्वल हैं तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर देता हूं कि लेट भी मैंने सबको अल्फा लिख दिया। ये सुनो, ऐड करो, दिस बिकम 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और वी नीडेड cos अल्फा, दिस बिकम सिंपली प्लस माइनस 1/√3। यस सुनो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, या तो 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। ठीक है, या फिर एक बार माइनस का साइन ले लो तो -1/√3 -1/√3 1/√3। ठीक है, कई बार वो एंगल भी पूछ लेता है कि एंगल क्या होगा, तो यहां से एंगल क्या आ गया, दिस सिंपली अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, पॉजिटिव वाला लोगे तो क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, नॉर्मली हम पॉजिटिव डायरेक्शन की ही बात करते हैं, तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करती। और जनरली वो जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछता है प्रूव दैट कि इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन शो दैट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, सो दैट्स वाई हम पॉजिटिव डायरेक्शन का ही एंगल लेंगे। क्लियर, ये मैंने बता दिया। एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, दिस इज -1/√3 -1/√3 एंड -1/√3। ठीक है, तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आंसर दोनों कंसीडर करूंगा मैं। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90, 60 एंड 30 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। निकाल सकता हूँ। ठीक है, 90, 60 और 30 गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो भाई इसका मतलब मुझे cos 90 बताना है, cos 60 बताना है और cos 30 बताना है। cos 90 0, cos 60 1/2 इज √3/2। ये क्या है मेरे, डायरेक्शन कोसाइन ही तो है। दैट्स इट। फोर्थ का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखो, ये अच्छा है, इसको रख लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे अभी। सेकंड पार्ट में क्या बोला है फोर्थ के, कि ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब अल्फा मुझे गिवन है सर 45 डिग्री, बीटा मुझे गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द एक्यूट एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। मुझे गामा की वैल्यू निकालनी है और एक चीज इसने बोल दी कि ये क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है। ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, सो वी ऑल न्यू दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यूज दिस रिलेशनशिप एंड फाइंड गामा सिंपली। तो फर्स्ट अल्फा इज 45, तो यहाँ पे रख दो 45, बीटा इज 60, दिस इज योर 60, ये निकालना है। तो एक ही वेरिएबल है, आराम से निकल सकता है। cos स्क्वायर 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/2। cos 60 होता है हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज देयर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करो, हाफ प्लस 1/4, एलसीएम इज 2, दिस बिकम 3/4 और 3/4 को ले जाओ उधर, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4। सिंपली वी कैन से दिस इज 1/4 और वी कैन से cos अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस हाफ। बट इसने बोला कि अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब cos अल्फा पॉजिटिव क्या होता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, ये मैंने प्रूव करवा दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, इक्वल टू 2 होता है। तो ये मैंने पहले ही करवा दिया, आप खुद से चेक करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस। शो यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अब देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट इज, मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है और मुझे प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियो ना ऐसी चीजें मेरे लिए बहुत आसान कर देगा। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मुझे गिवन है 1 - 2 and 3। द फर्स्ट पॉइंट इज 1 - 2 and 3। द सेकंड पॉइंट 2 3 - 4 and the fourth point is 0 - 7 and 10।
तो ये 3 पॉइंट है और मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो थोड़ी देर पहले हम एक बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज मान लो 2 1 2 है और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक और लाइन बन जाएगी जो कि इसी के पैरेलल होगी, जिसके रेशियो 4 2 4 होंगे, ये सुनो, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, कोलिनियर है। लेकिन इन दोनों में खास बात क्या है, खास बात ये है सर कि इनके अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो देखूं तो वो सेम मिलेगा। यानी किसी भी डायरेक्शन रेशियोज को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से मुझे दूसरे डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं जो कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग होगा बट उनकी डायरेक्शन में भी सेम, मीन्स कोलिनियर होंगे। सिंपल सी बात करता हूँ कि कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स के, दो कोलिनियर लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, द फर्स्ट थिंग। एंड डायरेक्शन कोसाइन इट्स ऑलवेज सेम, ठीक है। कि भाई एक वेक्टर यहाँ लिया मैंने, यहाँ लिया, ये एक्स के साथ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका एंगल एक्स के साथ वही होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसने विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज बताया। तो आप कैसे बताओगे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज बताओ क्या होंगे। सर इसमें से माइनस कर दो, तो 2 - 1 दैट इज 1, 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, एंड माइनस का 4 -3 माइनस का 7। ये किसके डायरेक्शन रेशियोज आई, सर ए बी के। सिमिलरली बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, क्या आएगा, 0 - 2 दैट इज 2, -7 - 10 एंड 10 + 4 दैट इज 14, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे के सेम होने चाहिए, या फिर मैं ध्यान से देखूं तो -2 -10 14 ये रेशियोज हैं भाई, ठीक है। तो क्या ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सर बिल्कुल, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से करोगे ये बन जाएगा +1, इसको करोगे बन जाएगा +5, इसको करोगे बन जाएगा -7, ये देखो सेम है कि नहीं है, यस दैट्स वाई, ठीक है। तो इट मीन्स अगर डायरेक्शन रेशियोज कोई भी दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज अगर क्या हो, सेम रेशियो में हो या प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के, तो बोल सकता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल बोल दो या फिर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बोल दी, तो दोनों की क्या है, डायरेक्शन रेशियो सेम है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि दोनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बट ऑल्सो द बी इज ए कॉमन पॉइंट इन ए बी एंड बी सी, तो देयरफॉर दे आर कोलिनियर, मीन्स वो पॉइंट भी कोलिनियर होंगे। अब वेक्टर कोलिनियर बोलने में और पॉइंट कोलिनियर बोलने में बार बार समझा चुका हूं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉइंट कोलिनियर मीन्स दे ऑल आर इन द सेम लाइन, बट वेक्टर कोलिनियर का मतलब है दे मे बी इन द सेम लाइन और दे मे बी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल कोलिनियर एक ही बात होती है इन केस ऑफ वेक्टर्स, बट इन केस ऑफ ज्योमेट्री दिस इज द डिफरेंट थिंग, क्लियर। तो सिंपली आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप आपको लिखना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस, इसको निकालोगे, इसको सिंप्लीफाइड करोगे, इट मींस वी कैन से द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी आर सेम, so therefore and B is a common point in A, B and B, C, so therefore we can say that A, B, C are collinear points, that's it, clear। okay, the last one, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, 4 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। बोला है कि पैरेलल मतलब जो पहले 2 पॉइंट्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियो निकालो, दूसरे के डायरेक्शन रेशियो निकालो, सेम कॉन्सेप्ट में मिलेंगे आपको, सेम रेशियोज में मिलेंगे, ठीक है। या फिर सिंप्लीफाइड करने से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो इट मीन्स द सेम थिंग इज देयर, दैट्स इट, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स, यस या, एंड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर आई थिंक, बट इट्स ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ें हमने सीखी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज बहुत काम आते हैं हमारे। तो होप शो चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।